हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ भूतों और चुड़ैलों की बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ। तो अब आइए बिना वक्त ज़ाया के सीधे कहानियों पर आता हूँ। ये कहानी मैंने एक वेबसाइट पे से पढ़ी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब सीधा मैं कहानियों पर आता हूँ। गोंडल शहर में किराए के मकान में स्थायी हुए अनंत पेशे से शिक्षक हैं। अनंत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वह कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर लगा, चूँकि उस शाम वहाँ पे कोई भी नहीं था और हवा भी नहीं चल रही थी। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वह अजीब नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब पैरालौकिक घटनाएं देखकर अनंत की चीख निकल गई। अनंत दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अनंत के पड़ोसी उनके साथ जब घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहाँ जो भी देखा उसे देखकर उन सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां रखी अलमारी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अनंत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूता अनुभव से घबरा गए थे और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, पर किसी ने भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरीके से बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट आए। जब वो गोंडल वापस आए तो उन्होंने कभी उस घर पे वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। बाद में मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेजों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत ही क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन अनंत राजनाथ के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई। आइए अब आज की अगली कहानी पे थोड़ा गौर करते हैं। आशपुरा विस्तार में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेले सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी को बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी को अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। धरा जिस तरफ करवट लेती थी उसी करवट ले रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ, जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा। वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनकी हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर की ओर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा भास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठकर खड़ी हो गई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन कर दिया।
उसकी सांस तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धरा कुछ बोले उसके पहले ही उसे फिर से कुछ ऐसा दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं है, इसलिए धरा आज भी अपने मायके में रहती है। धरा के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले यह बात नहीं पता चल पाई, लेकिन इस भूथा घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को अपनी आपबीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला लटका हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब आज की एक और कहानी पे नज़र डाल लेते हैं। गुजरात राज्य के जिला जामनगर के नगर जाम खंभालिया की यह घटना है। आज से लगभग 60 वर्ष पहले जाम खंभालिया नगर में नागरपाड़ा विस्तार में पमीना बहन और शांता बहन के परिवार रहते थे। पमीना बहन की उम्र 80 साल के करीब थी और उन्हें एक पुत्री थी जिनका नाम पूरी बहन था। परिवार में 2 बेटे भी थे। पमीना बहन जिस मकान में रहती थी उस मकान में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं शुरू होने गई, जैसे कि दोपहर के समय अचानक चूहे का जल जाना, बरामदे में पड़ी खाट अचानक जमीन से ऊपर हो जाना, चाय पकने की सुगंध आने लगना, बर्तन गिरना और डरावनी आवाज़ें आना वगैरह वगैरह। दिन प्रतिदिन अजीब अजीब घटनाएं बढ़ने लगी और पूरा परिवार खौफ में जीने लगा। पमीना बहन के परिवार ने पाठ पूजा, मंत्र हवन करने से लेकर ओझा ज्योतिष सभी के दरवाजे खटखटाए, पर इन भूथा घटनाएं घटने की बजाय बढ़ने लगी। अंत में हार कर पमीन बहन और उसके परिवार ने घर छोड़ के वहाँ से चले जाने का फैसला कर लिया। वो और उनकी बेटी अपना सामान बांधने लगी। तभी उनकी पड़ोसी शांता बहन आई और समझाया कि घर छोड़कर जाना कोई उपाय नहीं है, समस्या से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। उनकी सलाह मानकर पमीना बहन और उसका परिवार हिम्मत जोड़कर रुकने का फैसला कर लिया और उसके बाद घर पर होने वाली असामान्य घटनाओं को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर दिन प्रतिदिन असामान्य गतिविधियां घटने लगी और पमीना बहन के परिवार का जीवन सामान्य होने लगा। नगर में उनके अनुभव की बात फैलने पर नगर के किसी अनुभवी व्यक्ति को द्वारा यह पता चला कि जिस मकान में वो रह रही थी उस जगह के पुराने मालिक के पास से उसके सगे संबंधियों ने वह मकान हड़प लिया था और मरते वक्त भी मकान मालिक का जी उसी मकान में था। इसी कारण वह इंसान अपने मकान में किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पमीना बहन और उनके परिवार को यह हकीकत पता चलते ही वह लोग मकान मालिक की अतृप्त आत्मा की मुक्ति का उपाय करवा देते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का मोह मरने के बाद किसी वस्तु में रह जाए तो उसके छुटकारे के लिए ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान दिया जाता है और अतृप्त व्यक्ति की आत्मा के छुटकारे के लिए खास पूजा अर्चना और पाठ किए जाते हैं। आज भी पमीना बहन के वंशज परिवारजन उस मकान में शांति से रह रहे हैं और उस घटना के उपचार के बाद आगे कभी उस घर में कोई असामान्य घटना नहीं हुई है। यह घटना पोरबंदर की है। यह सत्य घटना सोनल नाम की एक लड़की की है। सोनल एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी और पली बढ़ी। अपने स्कूल के दिनों में सोनल काफ़ी होशियार छात्रा रही। घर में माता पिता की हर बात मानना और घर परिवार के काम काज में हाथ बटाना सोनल का स्वभाव था। जब सोनल 12th में थी तब एक दिन अपनी सहेली के साथ पोरबंदर के समुद्र किनारे पर घूमने गई थी। समुद्र किनारे दोनों सहेलियां पानी में पैर भिगोने और बातें करने में मस्त थी। तभी अचानक समुद्र की ओर से तेज हवा का झोंका सोनल की ओर आया और पलक झपकते ही वह हवा का झोंका जैसे उसके शरीर से आर पार होकर गुजर गया। इस घटना से सोनल बुरी तरीके से डर गई, क्योंकि सोनल को उस हवा के झोंके के साथ हूबहू अपनी जैसे दिखने वाली लड़की भी दिखी थी, जो सोनल के शरीर के साथ टकराकर सोनल के शरीर से आर पार निकल गई थी। इस वाक्य के बाद सोनल की जिंदगी ही बदल गई। खाते पीते, सोते जागते, दिन रात, सुबह शाम सोनल को वह लड़की नजर आने लगी।
अपने जैसे दिखने वाली लड़की को देखकर सोनल खूब घबरा जाती, रोने लगती और कई बार डर के मारे बीमार भी पड़ जाती। परिवार ने इसकी तकलीफ को दूर करने के लिए लाख जतन किए। पूजा पाठ, हवन, दान धर्म और अन्य कई सारे इलाज किए गए, पर कोई मरहम सोनल के काम नहीं आ सका। हद तो तब हो गई थी जब सोनल अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर के कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे कमेंट पास करने लगे थे कि यह तो हूबहू उसकी कॉपी है, और सोनल को देखकर ऐसे अचंभित होने लगते थे कि जैसे कोई पुराना पाप सामने आने पर कोई पापी अचंभित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से 35-40 साल पहले उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी और वह अचानक से गायब हो गई थी। माना जाता है कि कॉलेज प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा करके उसका रेप करके उसे मार दिया था और उसके शरीर के कुछ टुकड़े कॉलेज की ज़मीन में दफना दिए थे और कुछ समुद्र किनारे फेंक दिए थे। उसी लड़की की आत्मा सोनल को दिखती रहती है और अपने लिए इंसाफ चाहती है। सोनल आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़की की परछाई देखने का अनुभव करती है, पर अब सोनल ने अपने डर का सामना करना सीख लिया है और इस बात को समझ लिया है कि अगर हकीकत में ऐसी कोई दुखदाई घटना उस लड़की के साथ हुई होगी तो समय आने पर उस राज से पर्दा उठेगा और दोषियों को सजा भी मिलेगी। आइए अब आपको पोरबंदर के ही एक और भनगौर गांव की एक घटना सुनाता हूँ। शारदा देवी का जन्म गुजरात के भनगौर गांव में हुआ था और उनका विवाह पोरबंदर शहर के व्यापारी जीवनलाल के साथ हुआ था। जीवनलाल एक संयुक्त परिवार में रहते थे। कुल 5 भाई और 4 बहन तथा माता पिता का पूरा परिवार था। शारदा देवी ने एक पत्नी और बहू होने के सारे फर्ज निभाए, तन मन से अपने ससुराल वासियों की सेवा की, पर शारदा देवी को बदले में कुछ सुख नसीब नहीं हुआ। शारदा देवी की सास और ननद शारदा देवी से जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। उनके गहने कपड़े भी छीन लेते थे। बीमार होने पर और गर्भवती होने पर शारदा देवी से घर का काम करवाते थे। शारदा देवी ससुराल के अमानवीय अत्याचारों को सह सहकर जीती गई। जीवनलाल कमाते तो खूब थे, पर उन्हें जुआ खेलने की गलत आदत भी थी। अपनी इन्हीं आदतों में मस्त जीवनलाल अपनी पत्नी के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की बजाय अपनी माँ और बहन की बात सुनकर पत्नी को ही बुला भला कह देते थे और कभी कभी तो गुस्से में शारदा देवी के साथ मारपीट भी कर देते थे। घर का काम करने और परिवार की सेवा करने के बावजूद उनको दुख और तकलीफें मिलने की वजह से उनकी जिंदगी से जी भर गया था और तकलीफ में खुद के पति को अपने साथ ना पाकर शारदा देवी ने जिंदगी का दामन छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि शारदा देवी ने जानबूझकर गर्भावस्था के दौरान देसी घी के लड्डू पेट भर के खाए थे ताकि गर्भावस्था में उन्हें जहर चढ़ जाए और खुद की जान निकल जाए। पत्नी की मृत्यु से जीवनलाल और उसके बच्चे दोनों दुखी हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद शारदा देवी की सास और ननद को कई बार शारदा देवी की आत्मा ने अपने पास होने का एहसास दिलाया। एक बार की बात है, जब शारदा देवी की ननद ने उनका सोने का हार पहना था, तब शारदा देवी की आत्मा ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया था और उनकी छाती पर शारदा देवी की आत्मा बैठ गई थी और जब तक उनकी ननद ने शारदा देवी का वह हार गले से नहीं निकाला तब तक उनको जमीन से उठने नहीं दिया था। शारदा के स्वर्गवास के उपरांत जीवनलाल परिवार के किसी प्रसंग में जाते थे तो अपनी मृत पत्नी को याद करने के रो देते थे और कहते थे कि काश मैंने अपनी पत्नी की तकलीफ़ों को समझा होता तो जिंदगी कुछ और होती। शारदा देवी की सास दिवाली बहन का स्वर्गवास भी 103 वर्ष की आयु में हुआ। अपने कर्मों के कारण अपने अंतिम दिनों में दिवाली बहन 5 पुत्रों की माता होते हुए भी सब पर बोझ बनकर बैठी हुई थी। शारदा देवी की नज़र आज भी अपनी आंखों सांसें गिन रही है। उनकी आयु 80 साल है और वह पोरबंदर के खारवा वार्ड विस्तार में पुराने खंडर जैसे मकान में लावारिस की तरह पड़ी हुई है। शारदा के गहने और कपड़े आज भी उनकी वृद्ध ननद के कब्जे में है, पर वह उठकर उसे ना तो देख सकती है और ना ही उन्हें छू सकती है। ऐसा लगता है कि शारदा की आत्मा ना तो अपनी ननद को मरने दे रही है और ना तो उसे माफ़ कर रही है। ये घटनाएं आगे कब तक जारी रहेंगी इसका तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। दोस्तों, पैसों का लोभ हर किसी को होता है, पर ज़्यादा लोभ आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है, जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। रामदास उस बंगले से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं थे और उन्हें यह बंगला सस्ते मूल्य पर मिल चुका था।
इतना बड़ा बंगला, वो भी इतनी कम कीमत में इन्हें मिल चुका था, जिनके कारण इनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं था। यह बात तो बिल्कुल सच थी कि बंगला बहुत ही बड़ा था और इस बंगले के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, मानो कि पूरा बंगला जंगल में समाया हुआ था। बंगले की दीवारों पर से प्लास्टर यहाँ वहाँ से उखड़ गए थे। बंगले के छत से ऊपर तक लताएं पहुंची हुई थी, जिससे बंगला और भी डरावना लगता था। रामदास की पत्नी, जिनका नाम राधिका था, उन्हें भी यह बंगला बेहद पसंद आया। वे जानते थे कि बस इस बंगले को साफ करने की ज़रूरत है, उसके बाद तो यह अच्छा लगेगा। क्योंकि इतना बड़ा बंगला हमें मिल चुका है, मेरी तकदीर अच्छी थी कि यह बंगला हमें ही मिला, और इस बात से वे दोनों बहुत खुश थे। पर वे लोग इस बंगले की सच्चाई से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे कि ये बंगला कितना खौफनाक है। एक हफ्ते बाद उन्होंने सारी तैयारियां कर ली, बंगले को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया और एक रहने लायक घर बना दिया। एक बार की बात है, जब रामदास काम पर से होकर अपने घर आ रहे थे, रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली और उनसे कहने लगी कि तुम उसी डाक बंगले में रहते हो ना, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से चले जाओ। यह कह के वो बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई। शायद कोई पागल है जो कि बहकी बहकी बातें कर रही है, ऐसा रामदास ने सोचा। उस दिन जब वे अपने घर लौटे तो रात को बिस्तर पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे इधर उधर से करवटें बदल रहे थे। जब उन्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी तब वे बिस्तर से उठकर छत पर चले गए। रात बहुत हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन रामदास को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसी कारण वे छत पर खुली हवा में चले गए। कुछ समय बाद अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई काली सी परछाई सीढ़ियों से नीचे उतर गई हो। रामदास घबरा गए और वे अपनी आंखों को मलने लगे, और उसके बाद उन्होंने देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। उन्हें लगा शायद ये मकान के बड़े होने के कारण उन्हें भ्रम हो रहा है। अब जाकर मुझे सोना चाहिए, और वे सोने के लिए नीचे अपने कमरे में चले गए। नींद तो उन्हें आ गई थी, पर तभी फिर से उनकी आंखें खुल गई और वे उठकर बैठ गए। खिड़की की तरफ जल रहे दीपक थोड़ी सी रोशनी दे रहे थे, लेकिन फिर भी अंधेरा बहुत था। अचानक उन्हें अपनी छत पर किसी को चलने की आहट सुनाई दी। रामदास को लगा कि आखिर कौन हो सकता है, और वो भी देखने के लिए ऊपर चले गए, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। तभी रामदास ने अपनी टॉर्च चलाई और इधर उधर देखने लगे। तभी रामदास अपने छत पे एक कोने में एक काठ का बक्सा दिखे, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि ये बक्सा आखिर किसका हो सकता है, मुझे इसे खोलकर देख लेना चाहिए। उस बक्से की चाबी नहीं थी, इसलिए रामदास ने उस ताले को तोड़ दिया। ताले की टूटने की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी राधिका भी जाग गई और ऊपर छत पर आ गई। रामदास से पूछने लगी कि आप इतनी रात पर ऊपर क्या कर रहे हैं, और ये बक्सा किसका है। रामदास ने कहा कि शांत हो जाओ और ये देखो बक्से में क्या है। बक्सा खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बक्से में ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के थे। कुछ समय के लिए तो इनके होश इतने उड़ गए कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं हो रहा था कि हमारे हाथ इतनी बड़ी चीज़ लगी है। उन्होंने फैसला किया कि हम लोग बिना किसी को बताए आज रात ही यहाँ से चल देंगे, और वे लोग रात को ही जंगल के रास्ते उस बंगले को छोड़कर निकल गए। वे जानते थे जो भी सामान उनका उस बंगले में है उससे ज़्यादा अब इनके पास था। रात के अंधेरे और सन्नाटे में वो दोनों निकल गए थे। सुबह होने ही वाली थी और वे लोग उस बंगले से काफ़ी दूर निकल चुके थे। रामदास ने सोचा कि अगर कोई मेरे हाथ में से ये बक्सा देखेगा तो उसे शक हो सकता है, इसलिए ऐसा करता हूँ कि इस बक्से को कहीं छिपा देता हूँ। उन्होंने उस बक्से को एक गड्ढा करके उसमें डाल दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया, और थोड़ी ही दूर पर एक घर था जिसमें जाकर ये दोनों रहने के लिए शरण मांगने लगे। वो घर भी एक बूढ़े व्यक्ति का था, उसने इन दोनों को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। रामदास ने सोचा कि बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम लोग ये पूरी जगह को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उस दिन पूरा दिन वे घर से बाहर नहीं निकले। रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर गए तो इस बार राधिका को नींद नहीं आ रही थी। उस घर में 2-3 दीपक जल रहे थे, जिसके कारण कमरे में थोड़ी रोशनी जरूर थी। रामदास भी राधिका के सिरहाने ही सोए हुए थे। धीरे धीरे अब राधिका की भी आंख लग चुकी थी। अचानक आधी रात को जब राधिका की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके सामने एक लंबी सी औरत खड़ी है जो ढेर सारे गहने और जेवरात पहने हुई है, और उसका एक पैर कटा हुआ है, और वो राधिका से कह रही थी कि वो गहने मेरे हैं। यह सुन राधिका जोर से चिल्लाने लगी। तभी रामदास की भी नींद खुल गई। उन्होंने राधिका से पूछा कि क्या हुआ, तो सहमी सहमी करके सारी बातें बताई। रामदास को राधिका की बात सुनकर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कोई बुरा सपना देखा होगा।
रामदास ने राधिका को कहा कि चलो अब सो जाओ, कल बात कर लेंगे। जब सुबह हुई तो रामदास ने देखा कि राधिका मर चुकी है। यह देखकर रामदास पीछे की ओर गिर जाते हैं और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि रात में जो कह रही थी वो बिल्कुल सच बात थी। बाद में रामदास ने उस बक्से को देखने तक नहीं गए और उन्होंने अपनी सारी बात लोगों को बताई, लेकिन यह नहीं बताया कि वो बक्सा उन्होंने कहाँ छिपाया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये बक्सा किसी की भी मौत का कारण बन सकता है। ये घटना 1997 के नालंदा जिले की है। अभी वो बंगला आधा से ज़्यादा टूट गया है और भी ज़्यादा खतरनाक लगता है। इस तरह की घटना सुनने में बहुत अजीब लगती है कि क्या ये संभव है, लेकिन जब मैंने इस घटना को अच्छी तरह से सुना तब मुझे भी यकीन हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बराबर वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई हॉरर स्टोरी डालूं तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। मैं तब तक आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।